जय हिंद, वेलकम टू द शाही क्लासरूम। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हीट ट्रांसफर और अभी तक हमने उसके 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम हीट ट्रांसफर का लेक्चर 7 करेंगे, दैट इज द लास्ट लेक्चर। मुस्कुराइए, आज आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हीट ट्रांसफर में हम काफ़ी हद तक हम रेडिएशन की बात हम कर चुके थे। इस वाले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग की, और उसके लास्ट में एक पार्ट पढ़ेंगे दैट इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। होल चैप्टर में अगर आप पूछे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। पर उसकी खूबसूरती क्या है, वो सिर्फ 5-7 मिनट का टॉपिक है, वो जल्दी से खत्म भी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो जो लास्ट वाला पार्ट है उसको आप इग्नोर मत कीजिए, उसको ढंग से पढ़िए, उसका सवाल पक्का आपको देखने को मिलेगा हीट ट्रांसफर में। अगर हीट ट्रांसफर सवाल आता है तो 60-70% प्रोबेबिलिटी है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का सवाल आपको जरूर देखने को मिले, और वो बहुत छोटा सा है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो लास्ट वाला पार्ट इग्नोर मत कीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, आइए अपने इसको शुरू करते हैं। आई होप आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, अभी हम रेडिएशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, दैट इज नेम्ड एज न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग। न्यूटन यहाँ पे भी आ गए भाई साहब, यहाँ पे भी न्यूटन का लॉ है आपके पास, और न्यूटन जहाँ पे भी गए वहाँ पे चीज़ों को आसान बनाया है ना न्यूटन ने। तो न्यूटन ऑब्वियसली बड़ा नाम है उसका, हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ एक आधा फॉर्मूला मिले जाता है आपको, पर न्यूटन ने चीज़ों को आसान बनाया, अच्छे से समझाया। उसके पास मतलब न्यूटन मतलब बहुत बढ़िया ढंग से सोच के चीज़ें उन्होंने जो भी बनाई है वो बनाई है। साउंड में भी आपने देखा होगा न्यूटन का आपके पास में करेक्शंस, मतलब न्यूटन ने कुछ दिया, फिर लाप्लास करेक्शन थी, तो वहाँ पे भी न्यूटन करो। तो न्यूटन हर एक जगह आपको दिखे जाएगा फिजिक्स के अंदर। तो न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग का क्या सिनेरियो है, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आप हीट ट्रांसफर हमारे लाइफ में, कॉमन लाइफ में हमें दिखाई देता है हीट ट्रांसफर, तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पढ़ने की जरूरत नहीं, आप खुद से फील करें तब भी उसके जवाब आपको मिल जाए। जैसे कि आपको ये समझ में आया कि भाई साहब जो रेडिएशन में जो dQ/dt है, दैट इज सिग्मा EA T⁴, टेम्परेचर पावर 4। मतलब अगर कोई ज्यादा पावर एमिट करेगा कब, जब उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और जब उसका टेम्परेचर ज्यादा हो, ज्यादा एमिट करती है। बस फिर भी आती है, मान लीजिए मैं आपको बोल, चाय ठंडी नहीं हो रही, तो चाय ठंडी नहीं होती, हम क्या करते हैं, हम उसे कटोरी में डाल देते हैं, क्योंकि जब आपके पास में वो जब चाय कप में थी आपके पास, वो सरफेस एरिया कम था। जब आपने कटोरी में डाल दी तो उसका सरफेस एरिया बड़ा है, तो जल्दी ठंडा होता है। तो हमें दिखाई दे रहा था भाई साहब कि कोई चीज ठंडी होने के लिए वो सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, और ठंडा ज्यादा जल्दी कब होगा, जब वो पावर दे रहा होगा आपके पास। समझ में आया, ज्यादा सरफेस एरिया में ज्यादा पावर देगा, जल्दी ठंडे होने की टेंडेंसी है वहां पे। सिमिलर टेम्परेचर की अगर आप बात करें तो भाई कोई गर्म चीज है तो वो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ज्यादा हीट रेडिएट करेगा, जिसका कम होगा वो कम हीट रेडिएट करेगा। तो ये फील हमें आती है इस चीज की ना थोड़ा। तो न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने ये बोला कि भाई साहब कि रेट ऑफ कूलिंग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, रेट ऑफ कूलिंग, इस वर्ड का मतलब समझ सकते हैं, रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग इज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, भाई कोई कितनी जल्दी कूल हो रहा है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो उसने क्या बोला कि फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, बस ये वाली इसमें एक दिक्कत है कि कब वैलिड है, जब टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल हो। किस किस के बीच का, बॉडी का और सराउंडिंग के बीच का। बॉडी और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, द रेट ऑफ कूलिंग। बच्चों, रेट ऑफ कूलिंग कोई नई चीज नहीं है, दिस इज dθ/dt, दिस टर्म इज dθ/dt। रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। किसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, बिटवीन, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन किस किस में, बॉडी एंड सराउंडिंग। ये बात न्यूटन ने ऑब्जर्वेशन से बताई। पर अभी हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ से आप इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो इसमें अगर आप इसका एक्सप्रेशन देखें, पहले मैं एक्सप्रेशन बताता हूं न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या था। न्यूटन ने ये बोला था वैसे जो dθ/dt है, ये रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है, ये किसके बराबर आएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। किसका टेम्परेचर डिफरेंस, बॉडी का माइनस सराउंडिंग का, ये उसने बोला था। ठीक है, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कुछ एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट का नाम कुछ के रख दिया। ये वाला के और वो वाला के सेम नहीं है, वहां पे भी के था आपके पास में कंडक्टिविटी के अंदर, जो हम कंडक्शन मेथड था उसमें था ना आपका थर्मल कंडक्टिविटी, ये वो नहीं है, ये अलग है आपके पास। फिर थीटा माइनस थीटा एस, एक माइनस लगा दिया क्योंकि ये जो dθ/dt है वो कैसा है आपके पास, नेगेटिव है। क्लियर, ऐसा एक्सप्रेशन उन्होंने बताया था। क्लियर, ये वाली बात उसने बताई थी न्यूटन ने। समझ में आ गया क्या, कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ये कब वैलिड है, ओनली वैलिड when temperature difference between body and surrounding is small। जब बॉडी और सराउंडिंग के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो छोटा होगा, तभी ये चीज वैलिड है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ गई ये बात आपको। इसको हम इजीली प्रूव भी कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो हम इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं।
पहले आप इस वाली बात को छाप लीजिए ना इतने को, फिर आप प्रूव करके दिखाया था, इसका डेरिवेशन दिखाया था। इतनी कहानी छाप लीजिए, फिर मैं डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पोज कर लीजिए क्योंकि मैं लिखूंगा तो फिर कचरा हो जाएगा ना। अब आप इसे प्रूव करके दिखा रहा हूँ। इस चीज को प्रूव करना हो तो हम प्रूव भी कर सकते हैं, अभी प्रूव कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि जो रेट ऑफ आपके पास में जो हीट ट्रांसफर का जो रेट आता है, दैट इज पावर रेट का जो रेट आएगा वो कितना आता है आपके पास, दैट इज सिग्मा ई ए टेम्परेचर की पावर 4 माइनस टीएस टू दी पावर 4। ये तो बॉडी का टेम्परेचर है, सराउंडिंग का, ठीक है। अच्छा, डीक्यू बाई डी क्या लिखा जा सकता है, दैट इज एम एस डी थीटा बाई डी टी। भाई आपको पता है क्यू होता है एम एस डेल्टा थीटा, डिफरेंशियल के अंदर डीक्यू बाई डी टी क्या आएगा, एम एस डी थीटा बाई डी टी। वही हमने किया था पहले वाले सवाल में भी, ऐसा हमने किया था कुछ, सिग्मा ई ए टी टू दी पावर 4 माइनस टी एस टू दी पावर 4। इतना सही है, ठीक है। अब देखिए डी थीटा बाई डी टी बन गया आपके पास सिग्मा ई ए डिवाइड बाई एम एस। आपको बोला गया जो बॉडी का टेम्परेचर है और सराउंडिंग का टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप इसे क्या लिख दीजिए, टी एस प्लस डेल्टा टी। देखिए आपको पता है ना भाई साहब कि सराउंडिंग के टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप क्या बोले, मान लीजिए इस बॉडी का टेम्परेचर अगर कुछ टी है तो टी को क्या लिख सकते हैं आप, टी को ऐसे लिखा जा सकता है, टी इज इक्वल टू टी एस प्लस डेल्टा एस। कुछ डिफरेंस होगा डेल्टा टी, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग टेम्परेचर को डेल्टा टी ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए सराउंडिंग कुछ आपका 30 है, बॉडी का कुछ 40 है, तो वो क्या है 30 प्लस 10, तो वो कुछ डिफरेंस लिख दिया मैंने, ठीक है। इस वाले पोर्शन में मिटा रहा हूं ना मैं, पहले आप इसको छाप लेना था, उसके बाद प्रूफ करना था, ठीक है। मैं इसको यहां पे कर दूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा ना आपको बिना मतलब कहीं पे, तो इसको इधर लिख देता हूं, इसको इधर ऐसे बना देता हूं, ऐसे आपके पास। तो आपने क्या लिखा था, टी इज इक्वल टू टी एस प्लस डेल्टा टी। यहां तक सही है। अब हम इधर चलते हैं, इसके प्रूफ को इधर कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, अब आप देखिए, अब आपको पता है कि हम क्या करें कि इसमें से टीएस बाहर निकालते हैं एक बार। डी थीटा बाई डी टी को हम ऐसे लिखते हैं, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए डिवाइड बाई एम एस। टीएस को बाहर निकाल देते हैं इस वाले एक्सप्रेशन से, पूरे से। टीएस को अगर आप बाहर निकालें, टीएस बाहर आ गया आपके पास, ये एक्सप्रेशन बन गया 1 प्लस डेल्टा टी डिवाइड बाई टी एस टू दी पावर 4 माइनस 1। देखिए इसमें से क्या किया, टीएस को बाहर निकालते हैं, 1 प्लस डेल्टा टी बाई टीएस की पावर 4 माइनस ये टीएस पूरा बाहर आई गया, ऐसा कुछ बन गया। अब देखिए आपको गिवन है कि डेल्टा टी आपके पास में छोटा है एज कंपेयर टू टीएस। हम ऐसा मान चले डेल्टा टी आपके पास छोटा है एज कंपेयर टू टीएस। तो अगर ये टर्म छोटी है इसकी कंपेरिजन, टी वाली वैल्यू बहुत कम है 1 से, तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। तो अगर आप बोलेंगे बाय बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन, तो अगर आप बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको। बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स इफ x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। तो हमने ये बोल दिया भाई साहब डेल्टा टी बहुत छोटा है एज कंपेयर टू टीएस, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी सिग्मा ई ए डिवाइड बाई एम एस टी टू द पावर 4 सॉरी टीएस टू द पावर 4। यहां पे क्या बन गया आपके पास, इट इज 1 प्लस 4 डेल्टा टी डिवाइड बाई टीएस माइनस 1। इतना सही है। बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगाया, इसको लिख दिया 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को लिख दिया 1 प्लस एन एक्स। अब यहाँ पे 1 से 1 साफ हो गया, तो यहाँ पे आप देखिए डी थीटा बाई डी टी किसके प्रोपोर्शन आ रहा है, दैट इज सिग्मा ई ए टीएस टू द पावर 4 डिवाइड बाय एम एस, और यहाँ पे की 4 आ गया आपके पास, नीचे एक टीएस आ गया, डेल्टा टी डिवाइड बाय टीएस। देखिए ऐसे ये टीएस ऑफ सराउंडिंग का टेम्परेचर है ना, टीएस ऑफ सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बदल नहीं रहा है आपके पास में। यहाँ पे जो डेल्टा टी है वो टेम्परेचर डिफरेंस है। अब देखिए इस टीएस से ये वाला टीएस साफ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, टीएस क्यूब बनेगा आपके पास। तो आप देखिए इसको अगर हम कांस्टेंट के बोलते हैं तो किसके बराबर है, दैट इज के, ये किसके बराबर है आपके पास यहाँ पे, दैट इज के मल्टीप्लाई डेल्टा थीटा, के मल्टीप्लाई डेल्टा टी। तो ये तो मैं बोल रहा था कि भाई साहब जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ किसके बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। पर कंडीशन है ये कब लगेगा, जब आपके पास में बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर स्मॉल हो। एक सीक्रेट भी मैं बताता हूँ, जब भी सवाल आएगा यही लगाना पड़ेगा, चाहे टेम्परेचर छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप उससे बेसिक से जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें गणित बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको कभी भी सवाल दिखाई दे, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पूछे, आपको यही लगाना है, टेम्परेचर डिफरेंस। आप क्योंकि हम मतलब टेम्परेचर आप छोटा दिखे बड़ा दिखे कोई दिक्कत नहीं है, आप हमेशा यही लगाइएगा, तभी आप सवाल को प्रोसीड कर पाएंगे। वैसे अगर आप देखेंगे तो वहां पे पावर 4 का है, उतना मैथ कभी नहीं कर पाएंगे हम, आपसे पूछेगा भी नीट के अंदर।
तो आपको कभी भी दिखे तो यही लगाना है सर। ये ऐसा नहीं है कि भाई साहब ये टेम्परेचर डिफरेंस मतलब 1 डिग्री का होगा, मतलब ये जो आपके पास में डेटा जो टेम्परेचर डिफरेंस है सिस्टम ऑफ सराउंडिंग में जो 1 डिग्री, ऐसा नहीं है। 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, जब भी आपके पास में आपको यही लगाना है। तो नीचे सीक्रेट करके लिख लो ये बात, किसी और को मत बताना, क्योंकि वैसे वैलिड नहीं है उसके लिए, पर आप उसके बारे में सवाल नहीं कर पाएंगे और पूरी दुनिया वैसे ही करती है। अगर आप जब ज्यादा गणित से करेंगे तो घूम फिर के वहीं पे पहुंच जाएंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आंसर के, थोड़ा सा फर्क आता है आपके पास। तो मास्टर बता रहा है आपको ऐसे ही करना है। क्या सीक्रेट लिख लो, लगता स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए है, पर मास्टर बोल रहा है हमें सारे सवाल इसी तरीके से करने हैं, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग से ही करने हैं। कभी भी बात होगा ना रेट ऑफ कूलिंग की, तो आपको न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग ही लगाना है। तो ये सीक्रेट बात आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। क्लियर? क्या है सीक्रेट? कि हमें सारे सवाल किससे करने हैं, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग से ही करने हैं, अगर आपसे कभी रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो। क्लियर? यहाँ पे ये के कांस्टेंट है आपके पास में, और न्यूटन लॉ का कांस्टेंट आ गया आपके पास में, टेम्परेचर डिफरेंस। कहानी बिल्कुल सिंपल है कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर कोई ज्ञान पूछे उसको बोलो कि इट इज ओनली वैलिड व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज वेरी लेस। पर आप ये बात दिमाग में रखिए, सवाल करने होंगे तो इनसे करने पड़ेंगे, बाकी से कर नहीं पाएंगे, बाकी में करने बहुत गणित फंस जाएगा गंदा। बिकॉज बाकी में अगर आप देखें तो डी थीटा बाई डी टी, देखिए कैसा एक्सप्रेशन आ रहा है, ऐसा ऐसा गंदा एक्सप्रेशन आ रहा है। ये टेम्परेचर, ये ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है ना, डी थीटा बाई डी टी सिग्मा ई ए डिवाइड बाई एम एस। तो इसको नीचे लेके आएंगे क्योंकि ये वाला टी बदल रहा है, ये बॉडी का टेम्परेचर ये बदल रहा है, इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे प्राण निकल जाएंगे, टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन में बहुत दुखी हो जाएंगे हम। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, छाप लीजिए। प्रूफ तो आप थोड़ा साइड में लिख लीजिएगा, पर थोड़ा सा करके देख लीजिए, आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा। मेन बात ये है आपके पास में। ठीक, सवाल आपके सामने है। सवाल में क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी गिवन है 50 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग का जो कांस्टेंट है वो गिवन है आपको, और आपसे बोला गया रेट ऑफ कूलिंग एट दिस टेम्परेचर कितना होगा। अब आपको दिखाई दे सकता है टेम्परेचर डिफरेंस छोटा तो नहीं है, वैसे 20 डिग्री सेल्सियस का है, पर आप उसके बिना नहीं कर पाएंगे ना सवाल को। तो आप कहीं भी देखेंगे ऐसे ही सवाल होंगे, कोई भी ऐसा सवाल होगा जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस 1-2 डिग्री नहीं रहता, 10-15 डिग्री का रहता ही है, तो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होता। फिर भी हम न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग लगा लेते हैं, बिकॉज डेविएशन बहुत कम आता है। जो एक्चुअल रिजल्ट आना है और इससे जो रिजल्ट आ रहा है उसमें डेविएशन कम है, बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है, तो हम इसी को यूज़ करते हैं, बिकॉज दूसरे मेथड में गणित बहुत ज़्यादा है। क्लियर? तो आपको न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग इसमें लगाना है, और आप मुझे बताइए रेट ऑफ कूलिंग कितना आएगा आपके पास इस वाले गिवन कंडीशन में, करके बताइए। अभी हुआ? बहुत सिंपल सी बात है यार, हमें समझ में आ गया भाई साहब। डी थीटा बाई डी टी, जो डी थीटा बाई डी टी आपके पास में आएगा वो क्या आता है आपके पास, दैट इज माइनस ऑफ के टेम्परेचर डिफरेंस के। क्लियर? तो इसको पॉजिटिव रखना है ना इस सेटअप को। तो डी थीटा बाई डी टी हमें निकालना है, के की वैल्यू हमें पता है कितनी है 10, के की वैल्यू 0.2, सॉरी 0.2। टेम्परेचर डिफरेंस देखिए दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, दैट इज 50 डिग्री, क्योंकि आप चाहे तो इसको कैलविन में पुट कर लीजिए, क्योंकि गलती नहीं होगी, हमेशा कैलविन में पुट करते हैं। माइनस 30 + 273, तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा चाहे कैलविन में रखो चाहे डिग्री में रखो, बिकॉज माइनस हो रहा है ना, और पावर नहीं है आपके पास में। पावर में माइनस होता फिर दिक्कत होता। अभी आप देखेंगे तो 273 कट जाएगा आपके पास। तो डी थीटा बाई डी टी जो आपके पास निकल के आया दैट इज 0.2 × 20, तो ये वाली वैल्यू कितनी की 4 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, या 4 केल्विन सेकंड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री बोल दो चाहे केल्विन बोल दो, 4 केल्विन पर सेकंड रेट ऑफ टेम्परेचर। अगर मान लीजिए इस बॉडी का टेम्परेचर घटेगा आपके पास में, जैसे इस वाली बॉडी का टेम्परेचर घटेगा, तो फिर आपके पास रेट ऑफ कूलिंग देखिए कम हो जाएगा। अगर मैं बोलूं इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी बिकम, कितना बन गया, मान लीजिए कम, जैसे कम होगा ना, जैसे आपने एक बॉडी को रखा, इसका टेम्परेचर आपके पास 50 डिग्री है, बाहर का टेम्परेचर को 30 डिग्री है, तो ये घट के एट द एंड कितना बने 30 बन जाएगा वापस से। तो ये कम हो रहा है, कम होते होते मान लीजिए इसका टेम्परेचर कुछ बन गया 40 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखिए, अब इसकी जो रेट ऑफ कूलिंग है वो घटी है कि बढ़ी है, आप इस वाले केस में निकाल के बताइए। अगर बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस बन गया, तब यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग कितना आएगा, रेट ऑफ कूलिंग, तो रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना, बॉडी के टेम्परेचर पे रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड कर रहा है। तो अगर ऐसा बन जाएगा तो बताइए कितना आएगा, 40 डिग्री बन जाएगा। सब डाटा यहां से उठा लो, यूज करो और उसे बताओ कितना आ रहा है। कम आएगा ज्यादा आएगा, कम आएगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया, सीधी सी बात है यार आपके पास।
हमें सही कितना आएगा आपके पास डी थीटा बाई डी टी, दैट इज के मल्टीप्लाई टेम्परेचर डिफरेंस, के की वैल्यू पुट कर दी, के की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.2, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना बचा, दैट इज 40 माइनस 30। डायरेक्टली कर दिया तो मुझे पता है केल्विन करूंगा तो माइनस हो जाएगा, पावर में होता नहीं करना होता ना, स्टीफन्स लॉ में डिग्री में नहीं रख सकते, बिकॉज केल्विन में रखेंगे तब डिफरेंट रिजल्ट आएगा। यहाँ पे चाहे डिग्री में रखो चाहे केल्विन को सेम रिजल्ट आएगा, 273 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे कट जाएगा आपके पास। तो अगर आप गलती नहीं करते तो हमेशा आप ऐसे ही कर लो, ये 40 प्लस 273 माइनस 30 प्लस 273, क्लियर। आप कैलकुलेशन कीजिए तो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 केल्विन पर सेकंड, ये आ गया आपके पास डी थीटा बाई डी टी। देखिए जैसे टेम्परेचर घट रहा है वैसे वैसे आपके पास रेट ऑफ फॉलो टेम्परेचर घट रहा है। अब इससे आप प्रैक्टिकल एक चीज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए आप ठंड का मौसम था, आपने पानी गर्म करा, पानी को बाल्टी में डाल दिया, बकेट में डाल दिया, पानी कुछ टेम्परेचर है, अब आपको कोई काम आ गया, अब मान लीजिए आपको कोई काम से कुछ जाना पड़ गया, फिर कुछ आपको कुछ काम रहना है, तो आपको 10 मिनट बाद नहाना है, अभी नहीं नहाना, तो वो गर्म पानी है, तो अब उस गर्म पानी को वैसे का वैसे छोड़ दें या फिर तो ठंडा पानी मिला के फिर छोड़ें। जैसे आपको पता है पानी जो हम गर्म पानी होता है उससे पहले ठंडा मिला के तब नहाते हैं ना हम उसमें। तो मान लीजिए आपको पता है भी आप अभी गर्मा गर्म पानी लेके आए, अब आपको 10 मिनट के लिए कहीं जाना है, तो कौन सा बेटर सिचुएशन है, आप गर्म पानी को वैसे छोड़ के निकल जाएं या फिर उसमें पहले कुछ ठंडा पानी मिला लें थोड़ा, ताकि उसका टाइम थोड़ा कम कर लें फिर जाएं, तो किसमें फायदा ज्यादा है? मेरी बात समझ गए ना आप? जैसे मान लीजिए इनिशियली बकेट थी आपके पास में, इसमें पानी डाला, आप नहाना चाहते हैं तो आपने इसमें पानी डाल के पानी गर्म करके देगा, इसका टेम्परेचर कितना 60 डिग्री सेल्सियस है, तो 60 डिग्री सेल्सियस के पानी से आप नहा नहीं सकते। आप पता नहाते वक्त हमें कितना चाहिए, 30 डिग्री के आसपास का चाहिए, सराउंडिंग टेम्परेचर है कुछ आपके पास में 20 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। अब आपको पता भी आप जाना है तो आप 60 डिग्री पे छोड़ के जाएंगे या फिर ऐसे करेंगे इसमें कुछ ठंडा पानी मिला लेंगे, ठंडा पानी मिला के इसका टेम्परेचर कुछ आप 40 डिग्री सेल्सियस करके चले जाएंगे। कौन से में ज्यादा बेनिफिट है आपका? इसमें ज्यादा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके पास में रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर होगा वो कम होगा, इसमें रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें 10 मिनट में ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा आपके पास, और इसमें 10 मिनट में आपके पास में कम टेम्परेचर डाउन होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें जैसे आप जहां पे जाएंगे तो हो सकता है जब आप आए तो 10 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो, 50 डिग्री हो जाएगा इसका। इसमें क्या होगा आपके पास में, इसमें कुछ आपके पास में टेम्परेचर कम डाउन होगा, मान लीजिए 5 डिग्री डाउन हुआ, 35 डिग्री सेल्सियस आपके पास में बनेगा। क्लियर है? तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि भाई इसमें मतलब पानी काउंट तो बढ़ गया ना इसके अंदर आपके पास, फाइनली आपको 30 डिग्री से नहाना है तब इसमें और पानी मिला लो, और इसमें देखिए 50 डिग्री बिल के आप पानी मिलाएंगे, ज्यादा दिक्कत है। तो ये बात समझ पा रहे हैं आप कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा आपके पास में तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर भी क्या होगा आपके पास, ज्यादा होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, छाप लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग में एक और वैरायटी का प्रॉब्लम पूछता है, वो इस तरीके का सवाल रहता है, और आपसे नीट में प्रीवियस ईयर में कई बार ऐसे सवाल पूछे जा चुके हैं, कई बार ना, तो ऐसे नीट में कई बार सवाल आए हैं। डाटा मैं मैच नहीं करवा रहा, पर आप प्रीवियस उठा के देखें तो आपको सवाल दिखाई देंगे ऐसे। तो ये वाला आपको सही ढंग से समझना है। उसमें ऐसे क्या बोलता है सवाल में बोलता है बॉडी का टेम्परेचर पहले था 50 से 40 बन गया, तो कितना टाइम लगा, 10 मिनट लगे। 10 मिनट के अंदर बॉडी का टेम्परेचर 50 से 40 बन गया। सराउंडिंग का टेम्परेचर गिवन है 20, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया कि उसी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री से 30 डिग्री बनने में कितना टाइम लगेगा। लैंग्वेज लिखना है तो आप लिख लीजिए कि बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री से 40 डिग्री बनने में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट्स लगे। तो उसी बॉडी का टेम्परेचर 40 से 30 बनने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग गिवन 20 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा बता सकते हैं कि यार यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो 10 मिनट ज्यादा लगेगा कम लगेगा, यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो 10 मिनट ज्यादा लगेगा कम लगेगा, आप सोचिए ना इस चीज को। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग से करेंगे। न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग क्या बोलता है आपके पास, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब वो क्या बोलता है, वो बोलता है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, या फिर आप समझिए तो K मल्टीप्लाई थीटा माइनस थीटा ऑफ सराउंडिंग। ऐसा होता है आपके पास, सही है। पर यहां पे दिक्कत क्या है, यहां पे दिक्कत थीटा किसका टेम्परेचर होता है, थीटा इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, थीटा इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और ये थीटा एस है, ये क्या है बच्चों, दिस इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, दिस इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सही है। पर यहां पे दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है कि वैसे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं है, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है आपके पास, वेरी हो रहा है, क्योंकि थीटा क्या, बॉडी का टेम्परेचर पहले 50 था, फिर 40 बन गया, 40 फिर 30 बन गया। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दिक्कत क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज चेंजिंग। तो भाई साहब थीटा की वैल्यू क्या ले,
अगर आप अपनी देसी भाषा में लिखें तो और मजा आएगा आपको। यहाँ पे दिक्कत क्या है हमें कि भाई जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बदलता जा रहा है, तो भाई साहब बॉडी का टेम्परेचर लेवल कौन सा बदलता जा रहा है। तो अब इसका जवाब सुन, इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, आप क्या कीजिए, टेक एवरेज टेम्परेचर, टेक एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर। कैसे, आप सुनना मेरी बात को, ये सवाल अल्ट्रा इंपोर्टेंट है, ऐसे कई बार पूछ लिया आपसे ना। अब सुनो, जब डी थीटा बाई डी टी आप लिख रहे होंगे तो यहां पे आप क्या लिखेंगे के, और यहां पे क्या बनेगा थीटा, थीटा का एवरेज वैल्यू माइनस थीटा ऑफ सराउंडिंग। यहां पे क्या, दिस इज एवरेज वैल्यू, एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी। प्रॉब्लम से मैं क्लियर कर देता हूं। अब सुन, अपने सवाल पे चलते हैं, इस वाले सवाल पे चलते हैं। देख, डी थीटा बाई डी टी कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, 50 से 40, तो मैंने लिखा 50 माइनस 40। ये डेल्टा टी को क्या, चेंजिंग टेम्परेचर ना, पहले 50 था अब 40, तो चेंजिंग टेम्परेचर कितना है 50 माइनस 40। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 10 मिनट्स, नीचे लिख दिया तूने 10 मिनट्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। यहां पे के की वैल्यू गिवन नहीं होती इन सब सवालों में। अब देख, यहां पे क्या लिखना है, बॉडी का टेम्परेचर लिखना है, और बॉडी का टेम्परेचर भी कौन सा, एवरेज। अब बॉडी टेम्परेचर पहले था 50, अब है 40, यहां पे 50 था अब 40 है। तो इस वाले केस में अगर आप एवरेज टेम्परेचर देखिएगा तो थीटा एवरेज तो कितना है तेरे पास, 50 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, ऐसे बोलेगा एवरेज टेम्परेचर। तो अगर तो यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर दैट इज 50 प्लस 40 डिवाइड बाय 2, मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉडी का एवरेज टेम्परेचर 50 प्लस 40 डिवाइड बाय 2। तो बॉडी का टेम्परेचर ना ही 50 लिया ना ही 40 लिया, एवरेज लिया हमने, माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर दैट इज 20। अरे क्लियर है, ठीक है। अब हम इस वाले केस में चलते हैं। अगर हम इस वाले केस में जाएंगे, देखिए चेंजिंग टेम्परेचर कितना है, 40 माइनस 30 डिवाइड बाय टी। अरे सही सही है, ये 40 माइनस 30 डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू सेम कांस्टेंट के, बिकॉज ये के तो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो वो मटेरियल तो सेम ही है, वही ठंडा हो रहा है। अब यहां पे बताओ इस वाले केस में बॉडी का एवरेज टेम्परेचर कितना आएगा, इस वाले केस में, इस वाले केस में देखेंगे तो पहले कितना था 40, अब कितना है 30, दैट इज 40 प्लस 30 डिवाइड बाय 2। तो कितना बन जाएगा आपके पास, दैट इज 40 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 माइनस कितना 20, दैट इज सराउंडिंग का टेम्परेचर। सही। अब आप दोनों को डिवाइड मार दीजिए, दोनों को डिवाइड मारेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा, ये भी 10 है, ये वाला भी 10 है, तो ऊपर तो बना आपके पास में टी डिवाइड बाय 10 मिनट्स। सही है, टी डिवाइड 10 मिनट्स। इन दोनों डिवाइड मारते हैं, के से के उड़ गया, तो यहां पे कितना है आपके पास, दैट इज 90 डिवाइड बाय 2, 45, 45 माइनस 20 दैट इज 25। इसकी वैल्यू कितनी है, के मल्टीप्लाई 25, इसकी वैल्यू कितनी है, के मल्टीप्लाई, ये हो गया 35 दैट इज 15। सही है, तो ये बन गया आपके पास 50, 5, तो टी की वैल्यू कितनी है 50 बाय 3 मिनट्स। तो टाइम ज्यादा लगा या कम लगा, पहले लगा था सिर्फ 10 मिनट्स में 10 डिग्री का फॉल हो गया, अब आप देख रहे हैं 40 30, तो कितना टाइम लग गया आपके पास, दैट इज अप्रोक्स 16 मिनट से ज्यादा है, 60 मिनट से ज्यादा है, तो ज्यादा लगना भी चाहिए ना, बिकॉज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। पहले बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा था तो टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी में और सराउंडिंग में ज्यादा था, तो इसमें जल्दी ठंडा हो रहा था। अब आप देख रहे हैं तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हो गया, तो जो दोनों टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी कम होना शुरू हो गया, इसमें टाइम अब ज्यादा लगेगा। तो अगर आपके पास में बॉडी और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो जल्दी ठंडा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो कम ठंडा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है आपके पास में, इसका टेम्परेचर इनिशियल 50 डिग्री था ना आपके पास, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना 20 डिग्री, तो पहले फटाफट तो जल्दी ठंडा होके कुछ, जब 50 से 40 हुआ तो जल्दी हुआ, फिर 40 से 30 हुआ तो और टाइम लिया थोड़ा, फिर 30 से जब 20 हुआ तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो मुद्दा यही है कि जो हम न्यूटन सोर्स ऑफ कूलिंग है बस वही सी की बात चल रही है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है आपके पास में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो एक सवाल बच्चों में मैंने किया था, अब इसके बाद मैं 2-3 सवाल आपको करवाऊंगा इसके, बिकॉज ये कई बार पूछा गया प्रीवियस ईयर में, तो आप इसे प्रीवियस ईयर नोट कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये सवाल नहीं था पर ऐसे सवाल आते हैं, मैं एग्जैक्ट नहीं करवा रहा, वो आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पर ऐसे सवाल आपको दिखाई देते हैं। 2 तरीके के सवाल ज्यादा पूछे गए हैं आपके पास में रेडिएशन में, एक तो इस तरीके का सवाल, एक ये पूछा गया कि इस वाले टेम्परेचर पे इतनी पावर एमिट कर रहा था तो इस पे कितनी एमिट करेगा, ये मतलब एक टेम्परेचर देता था उस पे कितनी पावर एमिट करे, उस पे कितना करेगा, तो उसमें स्टीफन्स लॉ का डायरेक्टली यूज हो जाएगा। एक ये वाले सवाल, ये 2 सवाल कॉमन है, ठीक है। आप इसको छापिए फिर अपने आगे प्रैक्टिस करते हैं सवालों की। बस जो सवाल हमने प्रैक्टिस किया था वैसा ही सवाल आपके सामने है। सवाल में आपको दिखाया गया है कि 60 डिग्री से 55 डिग्री बनने में 5 मिनट्स लगे हैं।
तो आप बताइए 55 से 45 बनने में कितना टाइम लगेगा, करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। हाँ भी हुआ। आप स्क्रीन को पोज कर लीजिए, मैं सवालों कर रहा हूं। तो ऐसा देख, डी थीटा बाई डी टी दैट इज के मल्टीप्लाई थीटा ऑफ बॉडी माइनस थीटा ऑफ सराउंडिंग। तो पहले वाले केस में चेंज इन टेम्परेचर कितना है, दैट इज 60 माइनस 55, दैट इज 5। ये लिख देता हूँ बेसिक से बिल्कुल, दैट इज 60 माइनस 55। टाइम कितना लगा, 5 मिनट्स, तो 5 मिनट में पड़ा रहने दिया। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट किया आ गया। बॉडी का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर लेना पड़ेगा, तो वो कितना आ गया प्लस एवरेज टेम्परेचर, दैट इज 60 प्लस 55 डिवाइड बाई 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री। यहाँ पे कैलविन में दिक्कत नहीं है, बिकॉज डिफरेंस आ रहा है ना, तो 273 वाला पोर्शन कट जाएगा आपके पास। अच्छा, इसमें देखते हैं, यहाँ पे अगर आप जाएंगे, दिस विल बी 55 से 45 डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है वो निकालना है। ये k मल्टीप्लाई आपके पास इट इज 55 प्लस 45 डिवाइड बाई 2 माइनस 30 डिग्री। क्लियर। अब थोड़ा सा देखते हैं, तो ये वैल्यू आपके पास में है 6 5 11, दिस इज 115 ना, दिस एक्सप्रेशन इज 115 डिवाइड बाई 2। तो 115 डिवाइड बाई 2 अगर आप करेंगे, माइनस 30 करना है ना, तो कितना बनेगा 115 माइनस 60 डिवाइड बाई 2। अच्छा, अगर आप इसमें से 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 55 आ जाएगी। सही है ये। तो ये आपके पास बच्चों आ गया 55। तो यहाँ पे बनेगा 55 बाई 2। देख लीजिए कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना। अच्छा, इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू बन गई 100, ऊपर वाली 100 बन गई। 100 डिवाइड बाई 2 अगर आप करें 50, दिस इज बिकम k मल्टीप्लाई 20। क्लियर। अच्छा, अब आप दोनों को डिवाइड मार दीजिए। दोनों को डिवाइड मारेंगे तो ऊपर तो है 5 बाई 5 मिनट, दिस इज 5 डिवाइड बाई 5 मिनट। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना है 10, ऊपर यहाँ पे t चला गया, इज इक्वल टू यहाँ पे आया k 55 बाई 2, नीचे आया आपके पास k 20। k ने k को मार दिया, 5 ने 5 को मार दिया, और इस जीरो ने इस जीरो को मार दिया। तो जो t की वैल्यू है 55 डिवाइड बाई 4 मिनट्स। कितना टाइम आपको लगेगा, 55 डिवाइड बाई 4 मिनट। समझ में आ गई बात आपको। तो ये अप्रोक्स 14 है ना, 14 मिनट्स के आसपास का टाइम लगेगा आपके पास। 14 मिनट्स के अंदर ये प्रोसीजर हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात आपको कैसे करना है। ऐसे सवाल को आप प्रोसीड कर सकते हैं। एक और सवाल कर लेते हैं। आपको ऐसे बोला गया कि 80 डिग्री से 60 डिग्री बनने में कुछ आपको जो टाइम लगा दैट इज 20 मिनट्स। क्लियर। तो आपसे पूछा कि 60 से 50 डिग्री बनने में कितना टाइम लगेगा, और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो आपको कुछ बोल दिया 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। आप ये करके बताइए कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। 80 से 60 बनने में 20 मिनट्स लगा, तो 60 से 50 बनने में कितना टाइम लगेगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर गिवन है 40 डिग्री सेल्सियस। दीज प्रॉब्लम्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नीट में बहुत बार पूछा जाता है। करके बताइए। हाँ भी हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज 80 माइनस 60 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू के। बॉडी का एवरेज टेम्परेचर कितना हुआ आपके पास, दैट इज 80 प्लस 60, 80 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 40। सिमिलरली यहाँ पे क्या, दैट इज 60 माइनस 50 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई इसका एवरेज टेम्परेचर दैट इज 110 ना, 110 डिवाइड बाई 2 माइनस 40। ठीक है। अब इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये कितना बन गया 8 से 14, 17, दिस इज 140, तो ये 70 बन गया ना, 70 माइनस 40 तो 30 बन गया। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे कितना बना, दैट इज 55 माइनस 40 दैट इज 55, दैट इज 15 बन गया आपके पास। ठीक है। अब आप दोनों को डिवाइड मार दीजिए। दोनों को डिवाइड मारेंगे, यहाँ पे तो के से के साफ हो गया, यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू बन गई 20, तो यहाँ पे साफ हो गया, यहाँ पे बन गया 10। तो आपके पास में ये एक्सप्रेशन बन गया t/10, दिस इज बिकम t/10।
t/10 इज इक्वल टू कुछ 2 बन गया तो t की वैल्यू कितनी 20 मिनट्स आएगा, तो आंसर आएगा 20 मिनट्स। मतलब 80 to 60 बनने में 20 मिनट लगा, यहाँ पे 20 डिग्री का फॉल हुआ और इतने टाइम में यहाँ पे 10 डिग्री का फॉल होगा। कर पाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन एरर हो तो आप बता दीजिएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये सवाल इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको ये सवाल समझ में आने चाहिए, ठीक है। छाप लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग को पढ़ लिया और उसके हिसाब से जो प्रॉब्लम्स है वो भी हमने सोल्व कर ली। और हमने जो प्रॉब्लम सोल्व किया उसमें हमने थीटा को एवरेज लेके चले ना, पर एक्चुअल रियलिटी केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आप वो तो हमने गणित को आसान बनाने के लिए ऐसे कर लिया। हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, देखिए आपके पास डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के थीटा ऑफ बॉडी माइनस थीटा ऑफ सराउंडिंग, ये एक्सप्रेशन था आपके पास। और आपने इसको आसान बनाने के लिए क्या किया, इसमें थीटा की वैल्यू यहाँ पे एवरेज थीटा पुट कर दिया। हमने जो पुट किया वो क्या कर दिया, एवरेज थीटा या फिर एवरेज टेम्परेचर हमने बॉडी का पुट किया। याद है ना आपको? आप इनिशियल फाइनल अगर डिवाइड बाय 2 करते थे, पर एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होगा ना। एक्चुअल गणित तो कुछ और होगी। हमें उस गणित से काम नहीं करना है, सवाल हमें इसी से ही करना है, पर आपको वो गणित थोड़ी देखनी चाहिए और उसके बेसिस पे फाइनली कर्व बनता है, उसे हम बोलते हैं कूलिंग कर्व। देखिए वो क्या है, आसान है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा एस। एक्चुअल एक्सप्रेशन तो यही है। यहाँ पे थीटा क्या है आपके पास, बॉडी का टेम्परेचर है। अब मान के देखिए यहाँ पे एक बॉडी है आपके पास, इस बॉडी का टेम्परेचर कुछ 40 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग टेम्परेचर कुछ 20 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या होगा, इस बॉडी का टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। हर एक टाइम पे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो मैं यहाँ पे अगर बोलूं थीटा क्या है, थीटा है टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। और ये क्या है, इट इज चेंजिंग विद टाइम, इट इज चेंजिंग विद टाइम। सही है। तो अगर टाइम के साथ में चेंज हो रहा है तो आप ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रहा है। हम क्या लिख रहे हैं, हम थीटा वर्सेस टाइम का इक्वेशन लिखना चाहते हैं कि भाई साहब किसी जनरल टाइम, जैसे आपको मैं बोल दूं कि इनिशियली ये आपके पास 40 डिग्री पे था, फिर ये 20 डिग्री, मतलब इनिशियली इस बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, सराउंडिंग का 20 है। आपसे पूछो बताइए किसी टी टाइम के बाद बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा। तो या तो एवरेज वाले से करो, पर एवरेज वाले से करने के लिए पहले एक पता होना चाहिए भी यहां से यहां पे टेम्परेचर जाने में, जैसे मान लीजिए अगर मुझसे कोई ये बता दे 40 से 30 जाने में 10 मिनट्स लगे, तो फिर पूछे 30 से 25 जाने में कितना, तो मैं बता सकता हूं। पर सवाल में सिर्फ अगर ये पूछ रहे भाई साहब बताओ कि 40 से 35 बनने में कितना टाइम लगे, कुछ नहीं गिवन, तो आपको फिर जनरल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, बिकॉज इसमें गणित थोड़ी ज्यादा है। पर आप बात को समझिए कि ये जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ घटता जा रहा है आपके पास। अगर कोई पूछ रहे भाई साहब इस गिवन इंस्टेंट पे टेम्परेचर कितना है, सिर्फ ये पूछे इस गिवन इंस्टेंट पे टेम्परेचर कितना है, उससे वाले सवाल में हम क्या कहते हैं, कितने टाइम में वो टेम्परेचर अचीव होगा। यहां पे क्या पूछ रहा है कि भाई साहब उतने टाइम, उस स्पेसिफिक टाइम पे टेम्परेचर क्या है, तब उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास टेम्परेचर वर्सेस टाइम की इक्वेशन होनी चाहिए। तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे थीटा वेरी कर रहा है आपके पास, थीटा इज ए वेरिएबल टर्म, तो इसको यहाँ पे लेके जाता हूं तो ऐसे बनेगा डी थीटा डिवाइड बाय थीटा माइनस थीटा एस इज इक्वल टू माइनस के डी टी। सही, के वहां पे कांस्टेंट है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो आप बोलेंगे सर जो थीटा क्या है, बॉडी का टेम्परेचर वो इनिशियल था, कुछ थीटा इनिशियल, अरे मेरी बात समझ में आ रही है, और कुछ फाइनल टेम्परेचर आप मान लीजिए कुछ थीटा फाइनल बोल दो इसको, थीटा फाइनल। सही। अब आप इस इक्वेशन को देखिए क्या इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा ln थीटा माइनस थीटा एस और ये बनेगा माइनस के एन टी। लिमिट्स अगर आप देखेंगे, ये थीटा क्या है, बॉडी का टेम्परेचर, इनिशियल कितना था वो, थीटा इनिशियल, फाइनल कितना है, थीटा फाइनल। तो यहां पे देखने तो बच्चों ये बन गया, लिमिट पुट करते हैं, फाइनल वाली लिमिट पुट की, सबसे पहले फाइनल वैल्यू लिखा था थीटा फाइनल माइनस थीटा एस, फिर माइनस किया, इनिशियल वाली वैल्यू लिखी थीटा थीटा इनिशियल माइनस थीटा एस इज इक्वल टू माइनस के टी। सही है। अब देखिए ln a माइनस ln b क्या होता है आपके पास, दैट इज ln, ये एक्सप्रेशन क्या बन दैट इज ln a बाय b, तो क्या बन दैट इज थीटा फाइनल माइनस थीटा ऑफ सराउंडिंग डिवाइड बाय थीटा इनिशियल माइनस थीटा ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस के टी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई साहब किसी गिवन टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो ln को इधर लेके जाऊंगा तो ऐसा बन जाएगा थीटा फाइनल माइनस थीटा ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू थीटा इनिशियल माइनस थीटा ऑफ सराउंडिंग मल्टीप्लाई ई टू द पावर माइनस के टी। ऐसे ही बनेगा आपके पास, ऐसे ही इसको ई टू द पावर बन जाएगा, वहां पे ये ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। तो थीटा फाइनल जो आपके पास में निकल के आ रहा है, थीटा फाइनल इज इक्वल टू थीटा ऑफ सराउंडिंग प्लस थीटा इनिशियल माइनस थीटा ऑफ सराउंडिंग ई टू द पावर माइनस के टी। ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है।
अब आप यहां से करेंगे तो आपको सटीक जवाब मिलेगा। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, यहां पे अगर हम सोल्व करके देखते हैं तो यहां से जो वैल्यू मिलती है थोड़ी इसी वो एक्चुअल वैल्यू थोड़ा डिफर रिजल्ट आता है आपके पास में। तो अगर कभी एक्चुअल एक्सप्रेशन आपसे मतलब कभी यूज करना हो तो आप इसको यूज करें, इसको बेस्ट बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। इसको यूज करें थोड़ा सा रिजल्ट आपका थोड़ा डेविएट होगा। तो आपको करना वही है जो मैंने आपको सिखाया है, पर ये एक्सप्रेशन कभी देख लीजिए, ये थोड़ा देख लीजिए, दिमाग में रखिएगा, बाई चांस कभी पूछ रहे तो आप बता पाए। अब आप अगर देखिए ये क्या है, बॉडी का टेम्परेचर है। अगर आप देखें T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, एक बात समझ के देखिए, मैं बोलूं यार इस बॉडी का टेम्परेचर कुछ 40 डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग का कितना 20 डिग्री सेल्सियस, मैं बोलूं इन्फिनिट टाइम बाद क्या होगा, दिस इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो क्या होगा जैसे टाइम बढ़ेगा तो इस बॉडी का टेम्परेचर पहले 40 था, सराउंडिंग का 20 है, तो धीरे इसका टेम्परेचर घटना शुरू होगा, 40 30 होगा, 30 से 25 होगा, फिर 22 होगा, और फाइनली अगर आप देखें तो कितना बन जाएगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर होगा, कितना हो जाएगा, दैट विल बी T = 20 डिग्री। तो अगर आप कर्व देखें तो कर्व कैसा बनेगा, कर्व कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे ये बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर है और फाइनल टेम्परेचर कितना बन जाएगा आपके पास, दैट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू सराउंडिंग का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, इसी टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये आपके पास में T इनिशियल है और ये टाइम का कर्व है। तो इसको बनाने के लिए आप सीधा फील्ड से ही बना सकते थे, आपको पता है भाई साहब धीरे धीरे फाइनली स्टेट में क्या होगा, इसका फाइनल जो टेम्परेचर होगा बॉडी का वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर होगा, इनिशियल ऐसा था, तो कर्व कुछ ऐसा बन रहा है बिकॉज ये E का फंक्शन है आपके पास। मेरी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं बच्चों? इसका भी आप यूज कर सकते हैं, उसका भी यूज कर, दोनों में से किसी भी तरीके से सवाल कर सकते हैं, पर आपको इससे करना चाहिए बिकॉज इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें E की पावर है, यहाँ पे आपके पास K की वैल्यू पता होनी चाहिए, E की पावर, तो सवाल दोनों तरीके से हो जाएगा, पर थोड़ा सा रिजल्ट आपका डेविएट करेगा। मैं एक सवाल आपको इस तरीके से करके दिखा देता हूँ और उसको फिर उससे भी करके दिखा देता हूँ ताकि आप थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ा दूर हो, क्लियर? तो आप देख लीजिए इसमें कुछ नया नहीं किया हमने, हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, हमने इसको इंटीग्रेट करा, ये वैल्यू निकाली, और ये आपके पास दिस इज नेम्ड एज कूलिंग कर्व, दिस इज नेम्ड एज कूलिंग कर्व। तो फाइनल टेम्परेचर जीरो नहीं बना, फाइनल टेम्परेचर किसके बराबर हो गया, सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर। तो अगर आप देखेंगे एट T इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो आप चाहे इक्वेशन में पुट करके देखिए, अगर आप इसमें T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करें तो ये वाली वैल्यू आपके पास बन जाएगी जीरो, क्योंकि 1/e⁻∞ हो जाएगा ना, दिस विल बिकम, अगर आप इसके लिए इन्फिनिटी करें दैट इज 1/e⁻∞, दैट विल बिकम जीरो, तो ये टर्म जीरो बन जाएगा। तो आप देखें थीटा फाइनल कितना बन जाएगा आपके पास, थीटा सराउंडिंग के बराबर, वही आपको कूलिंग कर्व पे दिखा रहा है, ठीक है? तो कूलिंग कर्व थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको, कई बार ऐसे दिखा देता है कर्व वगैरह पूछ लेते हैं तो आपको चमकना चाहिए, अच्छा हाँ ये कूलिंग कर्व है, और ये समझ में आना चाहिए कि ये वाली इक्वेशन है वो एक्चुअल इक्वेशन है, हम जो कर रहे थे दैट इज अप्रोक्सीमेशन लेते बिकॉज हम वहां पे एवरेज उठा ले रहे थे, ये एक्चुअल है आपके पास में, ठीक है? आइए मैं कुछ सवाल करवा दिखाता हूँ इस पे, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। छाप लीजिए, देखिए आपने न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग में एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम वो देखा था, आपको गिवन होता है 30 से 20 होने में इतना टाइम लगा, तो 20 से 10 होने में कितना टाइम लगा, वो सवाल क्लियर है। कई बार जैसे इस तरीके का सवाल आपसे नहीं पूछा, इसमें गणित ज्यादा है, फिर भी मैंने आपको वो जो इक्वेशन थी उसको कहाँ यूज करना है, कहाँ पे उसकी जरूरत पड़ सकती है, उसके लिए सवाल आपको करवाया है। अब इसमें क्या बोल रहा है, ए बॉडी हैज इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, तो आपने बोला जो थीटा इनिशियल है आपके पास वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, फिर आप बोले थीटा फाइनल देखिए, सराउंडिंग का टेम्परेचर गिवन है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, बहुत बढ़िया, और फाइनल टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस गिवन है, के की वैल्यू गिवन है। आपसे पूछा कि बॉडी टेम्परेचर 40-30 बनने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा सवाल आपने पहले कभी नहीं देखा। पहले जो था उसमें क्या था, एक देता था 40 से 30 बनने में इतना टाइम लगा था, तो 30-25 में उसमें वो तरीका यूज करना था यहाँ पे। अब इस वाले में क्या करना है, हमें एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा जो हमने निकाला, थीटा फाइनल इज इक्वल टू थीटा इनिशियल, दैट इज थीटा फाइनल क्या था, थीटा सराउंडिंग प्लस थीटा इनिशियल माइनस थीटा सराउंडिंग e⁻⁻kt, ये एक्सप्रेशन था आपके पास। अब आइए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, डिग्री में है तो हम केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, पर फर्क नहीं पड़ेगा, एट द एंड कर जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए थीटा फाइनल को लिखा आपने 30 डिग्री प्लस 273, सही, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया ना। थीटा सराउंडिंग का कितना है 20 प्लस 273, और यहां पे देखें तो इनिशियल में फाइनल करें 273 कट जाएगा तो उसकी जरूरत नहीं है आपको, इट इज 40 माइनस, अगर आप देखेंगे सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, e⁻⁻ k की वैल्यू की 0.1 ना, 0.1 t का मतलब है t/10, इतना सही है। आप इस सोल्व करिए तो देखिए ये 273 से 273 साफ हो गया आपके पास, क्लियर है, 273 से 273 साफ हो जाएगा। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 30, यहाँ पे अगर 10, 20 इधर आ गया, दिस बिकम 10, और यहाँ पे कितना गया 20 e⁻⁻t/10, ये 0 0 साफ हो गया आपके पास, यहाँ पे बन गया 1/2 e⁻⁻t/10। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये, अब क्या सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करना आता है क्या, आप ln ले लीजिए दोनों तरफ, यहाँ पे ln लेंगे तो क्या बन जाएगा ln
यहाँ पे देखेंगे दैट विल बिकम ln 1/2, ln ले लिया, यहाँ पे ln लेंगे तो ये बन जाएगा -t/10, क्लियर। तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो ln 2 का माइनस -t/10, लोग आना चाहिए ना आपको, तो t की वैल्यू आ गई 10 ln 2, तो इतना टाइम आपके पास लगेगा 10 ln 2। अगर यूनिट्स क्या चल रही है आपके पास में, वो k की यूनिट्स पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे k की यूनिट क्या है आपके पास में। अगर ये k मिनट में है आपके पास तो ये टर्म मिनट में आ जाएगी, क्लियर। k की यूनिट्स के अंदर लिखा होगा कि यहाँ पे कुछ पूरी यूनिट अगर आप देखेंगे दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ मिनट, अगर आपके पास में होगा तो मिनट में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ऐसा सवाल नहीं आता है, नहीं पूछा जाता है। फिर भी मान लीजिए कभी ऐसा इस एक्यूरेट टाइम में कितना होगा तब आपको ये एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा, पर मोस्टली सवाल वैसे ही रहते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, कि आपको बोल देगा भाई इस टाइम से इस टाइम में इतना हो रहा है तो इस टाइम से इस टाइम में कितना हो, या फिर कितना टाइम लगेगा उसके अंदर। बिकॉज अगर आप वहां पे देखें तो ऐसा एक्सप्रेशन है d(θ/dt इज इक्वल टू -k, टेम्परेचर का एवरेज अगर आप यहाँ पे ले भी लेंगे तो कितना बजट इज 40 + 30 डिवाइड बाई 2, सराउंडिंग हो गया 20। फिर भी आप यहाँ से सिर्फ रेट ऑफ कूलिंग निकाल पाए, कितने टाइम में, वो टाइम की यहाँ पे बात नहीं है। तो इस वजह से अगर कभी ऐसे सवाल आए कितने टाइम में मतलब इस एक्यूरेट टाइम में k की वैल्यू गिवन होगी, इस एक्यूरेट टाइम के अंदर बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री कब बनेगा, या फिर वो सब चीजें, तब आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ सकता है, पर बहुत रेयर है। आप बस एक्सप्रेशन याद रख लीजिएगा, पर सवाल इससे अप्रोच मत कीजिएगा। मोस्टली सवाल वही आएंगे आपके पास कि इसमें इतने में टाइम लग रहा है, इसमें इतना टाइम लग रहा है, तो फाइनली पूछ रहे टाइम वगैरह कितना है, तो वो वाले सवाल भी इससे हो जाते हैं, पर आपको इससे नहीं करने हैं वो वाले सवाल। आपको कभी ऐसे यूनिक सवाल कभी आए तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। छाप लीजिए बच्चों। अभी हम एक नई टर्म की बात करें जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। पहले स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर से पहले देखिए ये वाला जो वर्ड है दिस इज एमिसिव पावर ना, स्पेक्ट्रल तो कुछ नया है, ये मैं नहीं जानता शायद। एमिसिव पावर को मैं पहले जानता हूं, एमिसिव पावर मैंने पढ़ा था, तो एक बार क्विक एमिसिव पावर को रिकैप कर लेते हैं। एमिसिव पावर क्या था आपके पास, एमिसिव पावर हमारे पास था दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी एमिट या फिर रेडिएटेड। मतलब कोई भी एक सरफेस है तो उस वाली कोई भी बॉडी है, उसका कोई टेम्परेचर है तो वो ऑब्वियसली रेडिएशन एमिट कर रहा होगा, तो वो जो एनर्जी एमिट हो रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया दैट इज नेम्ड एज एमिसिव पावर। तो उसको हम ई बोलते थे अगर आपको याद हो, तो वो कितना आएगा आपके पास, दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब आप इसकी अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो मुझे पता है एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर होता है। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर होता है। तो पावर की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना, कितना पावर एमिट करता है, सिग्मा E(a)T⁴ ऐसा करता है आपके पास। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, ये हमने देखा है ना अभी वीज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी जो आपके पास में स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ था उसमें हमने देखा वैसे जो पावर एमिट आ रहा है सिग्मा E(a)T⁴, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। डिवाइड बाय क्या कर दीजिए, एरिया कर दीजिए, तो साफ हो गया आपके पास जो एमिसिव पावर आया किसी भी बॉडी का वो इतना आएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई बॉडी है, जैसे मान लीजिए ये वाली हम एक बॉडी मान के चल रहे हैं, इस बॉडी के हर एक पार्ट से रेडिएशन एमिट हो रहे हैं, ऐसे रेडिएशन एमिट हो रहे हैं। फिर होता है ना, अगर आप गर्म कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास में जाएंगे, अपनी आईज क्लोज करके चले जाइए, आप देखिएगा बस आईज क्लोज करके चले जाइए वहां पे, फिर भी आपको हीट महसूस हो गया, आपको लगेगा अच्छा हाँ कोई रेडिएशंस आ रहे हैं हमारे पास में। तो वहां पे अगर रेडिएशंस आपको महसूस हो रहा है मतलब वो रेडिएशंस एमिट कर रहा है आपके पास। तो आपको ये चीज दिखाई दे, मतलब अगर हम ये ऐसा जरूरी नहीं भी हम देखने की जरूरत है, अगर आप महसूस भी कर सकते हैं, रेडिएशंस आपको महसूस होते हैं, तो हर एक बॉडी रेडिएशन एमिट करती है। तो ये क्या बता रहा है, एमिसिव पावर ये बता रहा है कि कोई भी एक बॉडी पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में पर यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर से कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है, दैट एनर्जी इज नेम्ड एज एमिसिव पावर। क्लियर है। ये वही खतरनाक वर्ड है जिसको हम बोल रहे थे इसके नाम से खतरा है, क्योंकि नाम है एमिसिव पावर, और ये पावर तो सिर्फ एनर्जी बाय टाइम ही हो गया ना, ये क्या पावर डिवाइड बाय एरिया, एक्चुअल में है पावर डिवाइड बाय एरिया, पर नाम क्या है पावर। और एक्चुअल में अगर आप देखेंगे फिजिक्स में तो पावर डिवाइड बाय एरिया होता है इंटेंसिटी, तो सही नाम होना चाहिए था एमिसिव इंटेंसिटी, पर नहीं है, क्या करें, नहीं है तो नहीं है, उस बंदे ने गलत नाम रखा तो नाम रखा, उसी हिसाब से नाम चलता आ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई। तो एमिसिव पावर नहीं है, दैट इज पावर पर यूनिट एरिया, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो थी बच्चों एमिसिव पावर की बात, ठीक है। अब हम चलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो पहले इसमें थोड़ा सा एक और चीज समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास बॉडी को टेम्परेचर T पे है तो वो हर एक रेडिएशन को एमिट करती है, हर एक वेवलेंथ एमिट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि ईएम वेव में एक रेंज ऑफ वेवलेंथ होता है आपके पास में, दैट स्टार्ट फ्रॉम इंफ्रारेड से लेके आपके पास में गामा रेज तक, तो हर एक लैम्डा वो एमिट करता है।
जैसे ये बॉडी है तो हर एक टाइप का लैम्डा ये एमिट करेगा। अब मान लीजिए हो सकता है कि इंफ्रारेड कम कर रहा हो, गामा रे भी कम कर रहा हो, कुछ बीच के रेडिएशन ज्यादा एमिट कर रहा हो, ऐसा हो सकता है, पर एमिट सबके सब करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास जो लैम्डा की रेंज है वो लैम्डा आपके पास में 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे के सारे होंगे यहाँ पे, पर जो 0 वाले होंगे उनका काउंट भी बहुत कम होगा, इन्फिनिटी वाले होंगे उनका काउंट भी बहुत कम होगा। जो मोस्टली आपके पास में होगा लैम्डा के बीच का होगा कि 400 नैनोमीटर होगा, 200 नैनोमीटर होगा, वो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट आती है वो वाली वैल्यू। मेरी बात समझ में आ गई? कोई भी बॉडी हर एक वेवलेंथ को एमिट करती है, पर किसी लैम्डा का किसी वेवलेंथ का काउंट कम होता है, किसी वेवलेंथ का काउंट ज्यादा होता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर क्या है, उसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट उन्होंने बताया था, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि एमिसिव पावर क्या है, इसकी फील क्या है। क्या फील है कि कोई भी बॉडी को अगर आप टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो कुछ रेडिएशन एमिट करेगा, कुछ एनर्जी एमिट करेगा, तो वो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया दैट इज नेम्ड एज एमिसिव पावर। और कैसी, मैं पूछूं कौन सी वेवलेंथ एमिट होती है? एक ही वेवलेंथ एमिट होती है, बहुत सारी वेवलेंथ एमिट होती है, सबकी सब वेवलेंथ एमिट होती है आपके पास। किसी की कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कम होती है, किसी की कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं इसके रेडिएशंस का ऐसे कर्व बना के दिखाऊंगा, कैसा कर्व बनता है आपके पास, तो ऐसा ऐसे कुछ कर्व बनता है ऐसा। तो ये तो आपके पास में लैम्डा है कि भी कौन कौन से लैम्डा एमिट हो रहे हैं, तो देखिए सबके सब लैम्डा एमिट हो रहे हैं। यहाँ पे जो लैम्डा ये आगे भी ऐसे कर्व जाएगा, यहाँ पे 0 तक चला जाएगा, फिर बनाते नहीं है बिकॉज उसका काउंट बहुत कम हो जाए, ऐसे 0 को टेंड कर जाता है बिल्कुल, तो इसको ऐसे यहाँ से ऐसे दिखाया जाता है। तो आपके पास में क्या होता है, क्योंकि इनका काउंट बहुत ही कम होता है, मतलब जहाँ से आप बहुत पास चले जाएंगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, वैसे काउंट आपके नेग्लिजिबल होते हैं, इस वजह से हम इसको यहीं से शुरू कर लेते हैं। और इधर भी इन्फिनिटी नहीं दिखाते बिकॉज आप ये भी आपके पास में कम रहता है, तो हम मेन ऐसा ग्राफ बना के छोड़ देते हैं। अब क्या देखिए, इस वाले लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग कम एनर्जी निकल रही है, इस वाले लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग थोड़ी ज्यादा निकल रही है, इससे कोरस्पॉन्डिंग थोड़ी और ज्यादा निकल रही है, ऐसा आ रहा है ना आपके पास। और ये वाला एक लैम्डा है जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो मैक्सिमम है, ये वो लैम्डा है जिसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है, मैक्सिमम निकल रही है। क्लियर है? ऐसा कुछ तो हमें समझ में आ गया, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हर एक लैम्डा की कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकलती है। अभी हम बात करते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। एमिसिव पावर बता रहा है सभी लैम्डा का सम। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि इस वाली बॉडी से लेट अज्यूम 100 नैनोमीटर से लेके 500 नैनोमीटर, सिग्निफिकेंट नंबर इतनी है ना, 100 नैनोमीटर से लेके 500 नैनोमीटर तक के लैम्डास काउंटेबल अच्छे नंबर के निकले, बाकी सब है वो बहुत कम है तो हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो 100 नैनोमीटर से लेके 500 नैनोमीटर तक के आपके पास लैम्डास निकल रहे हैं। तो आपने क्या बोला कि 100 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर सबकी एनर्जी को आप जोड़ देंगे, दैट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज एमिसिव पावर। ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर आपसे बात करते हैं स्पेसिफिक वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग कि भाई साहब इस वाली स्पेसिफिक वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी है, इस वाली वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग कैसी एनर्जी है। तो वो चीज किस में डील होती है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितने उसके बारे में डील करता है। एमिसिव पावर जो लैम्डा की रेंज आपके पास उन सबकी जो एनर्जी है उसका सम जो आपके पास में है वो एमिसिव पावर डील करता है। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? आप ऐसे समझिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक क्लास है, उस क्लास में 100 बच्चे हैं, एक क्लास है उसमें 100 बच्चे हैं। सभी बच्चों को बोला गया कि यार कल एक डोनेशन करना है ना, कल अपने को किसी को पैसे डोनेट करने हैं, तो आप सब पैसे लेके आना। तो कोई बंदा 2 रुपए लेके आया, कोई 3 रुपए लेके आया, कोई 4 रुपए लेके आया, कोई 5 रुपए लेके आया, तो हर एक बंदा कुछ ना कुछ रुपए लेके आया। अगर मैं सबसे पैसे ले लिए तो वो जो टोटल रुपीज है वो आपके पास में काउंट हो रहा है किसके अंदर, एमिसिव पावर के अंदर। ठीक है? उसमें वो ये नहीं जानना चाहता कि भाई साहब कौन से बंदे ने कितने पैसे दिए, उसके बारे में चर्चा नहीं होती। अगर आप ये पूछे अच्छा इस वाले बंदे ने कितने पैसे दिए, इस वाले ने किसने दिए, इस वाले ने कितने दिए, तो वो किस में आता है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में। यही तो है कि सब लैम्डास की कोरस्पॉन्डिंग जितनी टोटल एनर्जी है वो एमिसिव पावर के अंदर डील हो रही है। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में क्या हो, किसी एक स्पेसिफिक लैम्डा की कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी एमिट हो रही है दैट विल बी डील्ड इन स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। क्लियर है? ठीक। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, फील वो है जो फील मैं आपको बता रहा हूं, वर्डिंग में थोड़ी सी आपको समझा देता हूं। फील यही है कि भाई साहब वो एक स्पेसिफिक लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी निकल रहा है उससे वो डील करता है। क्लियर है ये कहानी? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहां पे कि 100 नैनोमीटर से लेके 300 नैनोमीटर में जो एनर्जी आपके पास में आ रही है दैट एनर्जी इज कुछ 50 जूल, 50 जूल पर यूनिट टाइम, तो ये हो ही गया जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इतनी एनर्जी आ रही है। अब बताइए क्या है ये, एमिसिव पावर है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है? दिस इज एमिसिव पावर, दिस इज एमिसिव पावर, एमिसिव पावर। अगर आप बोलूं भाई साहब कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ 150 नैनोमीटर के कोरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी आ रही है आपको, 20 जूल। समझ में आता? ये किसके, ये टर्म किससे लिंक करती है आपको, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर से। एग्जैक्टली यही स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर दी है, ऐसा नहीं बोल रहा है भाई साहब 150 नैनोमीटर कितनी एनर्जी एमिट कर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर नहीं, पर इसकी जो ये जो टर्म है ये इससे लिंक है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं, समझ में आ गया स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की फील समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं लैंग्वेज के ऊपर। ये क्या बोल रहे हैं, एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ रेंज एट वेवलेंथ लैम्डा इज
नोन एज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, सुनिए क्या बोलना चाह रहा है। ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए आपको पता है भी ऐसा कुछ कर्व बन रहा है आपके पास, हर एक लैम्डा कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है। तो मैं आपसे बोलूं कि 400 नैनोमीटर वाले की कितनी एनर्जी है, तो वो ये वाली वैल्यू आ गई। 400 थोड़ी ज्यादा कौन सी होगी आपको, दैट इज 400 प्लस डेल्टा लैम्डा, थोड़ी सी और आगे बढ़ा दीजिए, उससे कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी है, ये वाली एनर्जी है। इस टोटल एनर्जी को आप जोड़ दो भाई, 400 नैनोमीटर से लेके 400 प्लस डेल्टा लैम्डा नैनोमीटर तक, इतनी इस वाली रेंज के अंदर जो आपके पास में एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को आप निकाल लो, वो क्या बन जाएगा, डीई बन जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि आप एमिसिव पावर निकाल लो किसकी, 400 नैनोमीटर से लेके कुछ 400 प्लस डी लैम्डा, थोड़ी सी एक वेवलेंथ को बढ़ा दीजिए, इस वाले गैप के कोरस्पॉन्डिंग जितनी भी आपके पास में रेडिएशंस निकल रहे हैं, उससे कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है दैट इज, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एमिसिव पावर दैट इज डीई। फिर क्या कीजिए, इस डीई को डिवाइड कर दीजिए इस डी लैम्डा से। दिस इज एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ की तरह, एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ। जैसे आप इस वाले पे चले गए तो इस वाले पे जैसे 400 नैनोमीटर पे है तो 400 नैनोमीटर प्लस 400 प्लस डेल्टा लैम्डा, इतने से रीजन के अंदर आपके पास में कितनी एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी आप देखिए। फिर उसको डिवाइड कर दीजिए इसी विड्थ से डेल्टा लैम्डा से, क्लियर। तो ये एक्सप्रेशन है आपके पास, इट इज ई लैम्डा इज डीई बाय डी लैम्डा। तो इसकी अगर आप फील देखें, सिर्फ फील देखें, जैसे ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा गंदा है, ये आपको चमके ना चमके, आप फील समझना चाहें तो आप यहाँ पे डील कर रहे हैं किससे, एक स्पेसिफिक लैम्डा की एनर्जी से। वहां पे आप डील करते हैं पूरे जो लैम्डा का आपके पास में जो पूरा ग्रुप है, उन सब में जो टोटल एनर्जी आ रही है उससे डील करेंगे, तो दैट इज एमिसिव पावर। मेरी बात समझ में आ गई। दिस इज स्पेक्ट्रल, दिस इज एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ, एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ आपके पास में, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट अगर आप देखेंगे तो यूनिट कितना आ रहा है, यूनिट देखते हैं। तो एमिसिव पावर की यूनिट डी बाई डी लैम्डा ना, पहले एमिसिव पावर की यूनिट लिखो। एमिसिव पावर की यूनिट क्या है आपके पास, जैसे एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम तो हो गया वॉट, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, अरे सही है। और एक डी लैम्डा और कर दो, दैट इज मीटर क्यूब। अरे सही है ये बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक चीज और देख लीजिए, अगर कभी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर गिवन हो, कभी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर गिवन हो, तो उसमें अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको एमिसिव पावर मिल जाएगा। कभी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर गिवन हो, उसमें डी लैम्डा का इंटीग्रेशन अगर आप कर देंगे तो आपको एमिसिव पावर मिल जाएगा। आप सोच के देखिए, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी, इसको उठा के यहां ले जाओ, तो ई लैम्डा में डी लैम्डा, फिर आप इंटीग्रेट करते तो ई बन जाएगा। यहां पे जो ई लैम्डा है वो क्या है, दैट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। और आपके पास में ई क्या है, दैट इज एमिसिव पावर, एमिसिव पावर। आपको कंफ्यूज नहीं होना, देखिए स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा वर्ड है, आप सिर्फ ये समझ लीजिए। पहली बात तो क्या, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर में डी लैम्डा का इंटीग्रेशन करने से एमिसिव पावर मिलता है, एक बात तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात आपके पास में ये ई लैम्डा क्या बताता है, किसी एक लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी आ रही है उसको लिंक करता है, डायरेक्टली वो नहीं है, उसको लिंक करता है। तो आप ये दो चीज याद रखिए, ई लैम्डा इज डीई बाई डी लैम्डा, और इसमें इंटीग्रेट करने से आपको एमिसिव पावर मिल जाता है। और एक बात ये रख लीजिए, दिमाग में रखिएगा कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्ड किससे डील करता है, कि एक स्पेसिफिक लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग कितनी पावर आ रही है। तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ये वाली जो डेफिनेशन है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी है, इसका वर्डिंग थोड़ी डिफिकल्ट है। तो आज दुनिया को पता नहीं, आज दुनिया यही बोलती है भाई साहब किसी के लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी निकली दैट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, पर वो गलत है, दैट इज नॉट करेक्ट। पर उसका फील सही है, मतलब वो उसी को लिंक कर रहा है, पर वो अलग फॉर्मेट में लिंक कर रहा है। अरे मेरी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, ठीक है। आपको ये कहानी आप छाप लीजिए। एमिसिव पावर बच्चों बहुत ढंग से क्लियर होनी चाहिए। एमिसिव पावर इतना आता है, ये हमने कभी नहीं देखा था। ये एक्सप्रेशन पता था हमें कि ऐसा होता है, इसकी वैल्यू हमने नहीं निकाली थी, बिकॉज तब तक हमें स्टीफन्स लॉ पता नहीं था। स्टीफन्स लॉ पता है तो हमने ये एक्सप्रेशन में निकाल लिया। तो चाहे तो ये वाली टर्म एमिसिव पावर को आप जहां पे आपने पहले एमिसिव पावर लिखा था वहां पे भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इतना छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम बात कर रहे हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ की। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्लीट हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर सबसे इंपोर्टेंट अगर कुछ है इट इज विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। और कितने मिनट का? 5-7 मिनट का टॉपिक है। 5-7 मिनट का टॉपिक और सवाल इससे पक्का आ जाता है आपके पास में। अगर मतलब हाईएस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप हाईएस्ट इंपोर्टेंट चीज को देखेंगे हीट ट्रांसफर इज विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। और बच्चों ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल लास्ट में है, इस वजह से आप ऐसे मत कीजिएगा बट ठीक है लास्ट में आप फटाफट खत्म होगा छोड़ दो, नहीं, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इसको सही ढंग से देख के जाना है। और इसको अगर आपने देख लिया तब भी आप इसे सवाल कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल चीज है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके सवाल आते हैं। ये क्या बोलता है कि मान लीजिए एक बॉडी है आपके पास टेम्परेचर टी पे, एक बॉडी है आपके पास टेम्परेचर टी पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा? रेडिएशन से एमिट करेगा। तो कौन कौन सी वेवलेंथ करेगा? तो मैं बोलूंगा हर एक वेवलेंथ के रेडिएशन ये एमिट करेगा। सही बात है, एक बॉडी है उसका टेम्परेचर टी, तो वो रेडिएशन से एमिट करेगा। कौन सी वेवलेंथ की करेगा? हर एक वेवलेंथ की करेगा आपके पास। तो अगर मैं इसका कर्व बनाऊं,
कर्व बनाऊं मैं इसका, लैम्डा वर्सेस ई लैम्डा का कर्व अगर आपने बनाए, ये ई लैम्डा क्या है बच्चों, दिस ई लैम्डा इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। अगर आप ये वाला कर्व बनाएंगे तो ये कर्व कैसा बनेगा, कुछ हर एक कोरस्पॉन्डिंग, हर एक लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर आएगी, मतलब हर एक लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो हमारे पास जो कर्व बनता है कुछ ऐसा बनता है, ऐसा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो थोड़ी कम है, इस वाले लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी है वो कुछ ज्यादा है, और हाईएस्ट एनर्जी कौन से लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग है, ये वाली है। तो ये क्या हो गया आपके पास, लैम्डा wavelength corresponds to which spectral emissive power is maximum। मतलब वो वेवलेंथ जिसे कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी निकल रही है वो ऐसा है। और ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे कि जैसे एक आपके पास में एक चीज है, आप उसे गर्म कर रहे हैं, जैसे एक लोहा है उसे गर्म करें, तो वो बार बार डिफरेंट कलर शो करता है। एक टेम्परेचर पहुंचेगा तो कभी येलो दिखाई देगा, कभी रेड दिखाई देगा, कभी ब्लू दिखाई देता है। ऐसा होता है ना, मेटल को जब आप गर्म करते हैं तो वो टेम्परेचर के साथ अपने कलर बदलता है। तो वो क्यों बदलता है उसकी भी चर्चा हम वेव डिस्प्लेसमेंट लो में करेंगे। पर आप ये समझिए किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हर एक लैम्डा को एमिट करता है, पर एक ऐसा लैम्डा होता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी एमिट होती है इज मैक्सिमम। क्लियर? तो ये आपने कर्व बनाया किस पे, ये टेम्परेचर T1 पे बनाया। ये कौन सा टेम्परेचर बनाया, T1 पे। अब वीन्स ने क्या ऑब्जर्व किया, वीन्स ने बोला कि अगर मैं इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अगर मैं इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये कर्व भी आपके पास में कुछ चेंज होगा। अगर आप इस बॉडी टेम्परेचर बढ़ाए तो कर्व चेंज होगा। ये जो कर्व बना वो T1 टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग था। अगर आप बच्चों टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कर्व कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा ऐसा। क्लियर? अब की बार जो आपके पास में मैक्सिमम जो वेवलेंथ, वो एक ऐसी वेवलेंथ जिससे कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी आ रही है, वो कुछ यहां पे आ गया आपके पास, इट इज लैम्डा m। ये हो गया आपके पास में 1 और ये हो गया लैम्डा m2। सिमिलरली अगर आप जैसे ये टेम्परेचर कुछ हो गया आपके पास में T2, ठीक है। अगर मान लीजिए आप टेम्परेचर को कम करें, मान लीजिए अगर आप टेम्परेचर को कुछ कम कर रहे हैं तो आपके पास में क्या होगा, ये कर्व और इधर की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। जैसे 2 के लिए मैंने बना के दिखाया ना आपको, उसने ये बताया कि अगर आप बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं, सुनना मेरी बात से ढंग से, वीन्स ने क्या बताया, वीन्स ने बताया अगर आप बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो आपके पास में लैम्डा है इसका वैल्यू घटती रहेगी। ये जो जैसे सबसे पहले अगर T1 टेम्परेचर पे इस वाले लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी थी, फिर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जिस लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी आएगी वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ शिफ्ट होता रहेगा। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास में कुछ ऐसा कर्व है, एक ये वाला बना दिया, 1 2 ऐसे कुछ 3 बना दिया आपने ना, तो ये तो आपके पास में T1 टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग है, ये किसे कॉरस्पॉन्डिंग है, T2 कॉरस्पॉन्डिंग है, ये कौन सा है, कुछ T3 कॉरस्पॉन्डिंग। क्लियर? ये यहाँ पे क्या है, ई लैम्डा है, और यहाँ पे क्या है आपके पास, लैम्डा है। तो अब आप देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब इस वाले टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग वो वेवलेंथ जिससे मैक्सिमम रेडिएशन निकल रहा है वो ये वाला है। अच्छा, इस वाले टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग वो लैम्डा जहां मैक्सिमम रेडिएशन निकल रहा है वो ये वाला है। इस वाले टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे निकल रहा है वो ये वाला है। तो आप ये बता सकते हैं एक्चुअली होता क्या है, वीन्स ने ये ऑब्जर्व करके बताया कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो पीक है वो पीक इस तरफ शिफ्ट होगी, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी पीक। मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे ही वो वेवलेंथ जिससे कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी निकल रही है वो वेवलेंथ कम होती रहेगी आपके पास। तो अगर ऐसा कर्व है तो आप बता सकते हैं किसका टेम्परेचर ज्यादा है आपके पास, T1 ज्यादा है आपके पास, T2 ज्यादा है, फिर T3, ऐसा कुछ आएगा। T1 मैक्सिमम, उससे कम T2, फिर उससे कम T3। क्या बताया उसने, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो पीक कौन सी तरफ शिफ्ट होता है आपके पास, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, इफ वी विल इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ बॉडी then peak will shift towards left। इसका मतलब क्या हुआ, उसने एक एक्सप्रेशन भी लिख के बताया कि लैम्डा m मल्टीप्लाई कैपिटल T इज कांस्टेंट। ये कहलाता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट। इसको B बोलते हैं, इस कांस्टेंट का नाम होता है B। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू बढ़ेगी। लैम्डा m कौन सा है, ये वाला लैम्डा जिससे कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी निकल रही है आपके पास। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो लैम्डा जिससे कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी एमिट हो रही है वो क्या होता रहेगा, घटता रहेगा। क्लियर है? तो यहां पे ये T क्या है आपके पास, T इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और लैम्डा m क्या है आपके पास, लैम्डा m वो वाली वेवलेंथ है जिससे कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम स्पेक्ट्रल पावर आ रही है। वेवलेंथ
which have maximum spectral power। इसको ई लैम्डा भी लिख सकते थे। मेरी बात समझ में आ गई। इस बी को बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। इस वीन्स कांस्टेंट, इसका जो आपके वैल्यू आती है बी की, बी इज आपके पास 0.282 सेंटीमीटर केल्विन। इसके मेरी वैल्यू गिवन रहती है सवाल में, फिर भी मान लीजिए आपको कभी याद रखना तो आप देख सकते हैं। जो बी आपके पास 0.282 सेंटीमीटर केल्विन। सिंपल सी बात, मैं वापस आपको सीधे शब्दों में समझा रहा हूं, आपको बात चमकनी चाहिए। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो पी किस तरफ शिफ्ट होगी? लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो लैम्डा जिससे कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी निकल रही है, उस लैम्डा की वैल्यू क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। यही था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एक बार जेईई एडवांस से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा, ऐसा डिट्टो ऐसा सवाल था। उसमें ऐसे बोला ये T1 है, ये T2 है, T3 है, तो बताइए T1 T2 T3 में क्या रिलेशन है? तो हमने बोला अच्छा लैम्डा घट रहा है, मतलब पीक इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो जिसका टेम्परेचर जो सबसे इधर पीक है उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, जो उसके बाद वाली पीक है उसका टेम्परेचर उससे कम होगा, उसका टेम्परेचर उससे कम होगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप पहले इतनी कहानी छापिए, फिर मैं इसी के अंदर आपको थोड़ा और आगे बताता हूं कुछ। ठीक है बच्चों, छाप लिया था आपने ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाला पोर्शन था, इसको मिटा दिए, यहाँ पे हम थोड़ा कुछ और आगे बढ़ेंगे। ये तो स्टेटमेंट है आपके पास में वीन्स डिस्प्लेसमेंट होगा, यही स्टेटमेंट था, सिंपल सा, ऐसा नहीं कुछ और स्टेटमेंट है। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पीक आपके पास लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी, और ये सब वैल्यूज लैम्डा, ये एम कौन सा है? दिस इज लैम्डा जिसे कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी निकल रही है, वो लैम्डा एम है जहां पे पीक बन रही है, और ये टी बॉडी का टेम्परेचर है। अब देखिए अगर मैं बात करूं एरिया अंडर कर्व ऑफ ई लैम्डा एंड लैम्डा, क्या देगा आपको? अगर मैं पूछूं इस वाले कर्व का एरिया अंडर द कर्व, जैसे ये जो आपके पास में एरिया है, ये जो आपके पास में कर्व बना हुआ है, इसका अगर एरिया अंडर द कर्व निकालें तो क्या बनेगा? इट्स ई लैम्डा मल्टीप्लाई डी लैम्डा। ये क्या होगा आपके पास? इट्स इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा। भैया आप याद कीजिए, जब आप वीटी ग्राफ बनाते थे, जैसे ये वीटी ग्राफ है, तो हम क्या बोलते थे? एरिया अंडर वीटी ग्राफ देता है। एक्स क्यों देता है आपके पास? बिकॉज ये v है और ये यहाँ पे t है, तो इसका एरिया जो मतलब v dt बनेगा, और v dt क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए इसका एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है? मतलब अगर आप इस वाले कर्व के अंदर एरिया निकालेंगे, इसका एरिया अंडर द कर्व का मतलब है ई लैम्डा इंटीग्रेशन डी लैम्डा। तो ये वाली टर्म किसके बराबर होती है? तो हम पहले पढ़ चुके हैं, दिस इज एमिसिव पावर, दिस इज एमिसिव पावर। अगर मैं आपसे पूछूं कि, अब मेरी बात सुनिए, सवाल की फॉर्म में है, अगर आप पूछो T1 T2 में से कौन ज्यादा, T1 और T2 में से कौन ज्यादा, तो आप क्या बोलेंगे? सर T1 T2 में से T2 ज्यादा। क्यों ज्यादा? बिकॉज हमें पता है कि अगर पीक आपके पास लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। मैं पूछूं एमिसिव पावर किसकी ज्यादा? एमिसिव पावर, तो आप बोलेंगे सर एमिसिव पावर होता है एरिया अंडर द कर्व। एमिसिव पावर क्या होता है? इस वाले में एरिया अंडर द कर्व, तो वैसे भी दिखाई दे रहा है कि इसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा आ रहा है, मतलब इसकी एमिसिव पावर ज्यादा होगी। नहीं तो आप फॉर्मूले से ही बात कर सकते हैं कि एमिसिव पावर होगा सिग्मा ई टी टू द पावर 4, सिग्मा ई टी टू द पावर 4, हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, सिग्मा ई टी टू द पावर 4। अब बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है आपके पास में? बढ़ रहा है, इससे T1 और T2 में T2 बड़ा है, तो अगर T2 बड़ा है तो एमिसिव पावर किस पे डिपेंड करे? टेम्परेचर पे, तो इसकी एमिसिव पावर ज्यादा आएगी। तो वैसे ही बोल सकते हैं, तो आप एरिया अंडर द कर्व देख के भी ये वाली बात बोल सकते हैं। तो वी डिस्प्लेसमेंट लॉ बच्चों इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं कोई गलती नहीं करनी है, बात सारी क्लियरली समझनी है कि टेम्परेचर बढ़ाने से पीक लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, लैम्डा मल्टीप्लाई टेम्परेचर इज कांस्टेंट है, उस बी को बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपके सामने 0.282 सेंटीमीटर केल्विन, ठीक है। और एरिया अंडर द ई लैम्डा, लैम्डा कर्व आपको देता है, दैट इज एमिसिव पावर। और एमिसिव पावर का एक और भी फॉर्मूला था, दैट इज ई सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 था, फिर डिवाइड बाय एरिया के, दैट इज सिग्मा ई टी टू द पावर 4। क्लियर? छाप लीजिए इसको, फिर अपने आगे बढ़ते हैं और सवालों के जरिए कुछ इसमें सवाल करके इसको और बेहतर ढंग से समझते हैं। एक सवाल है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का, अब सवाल पढ़ लीजिए, सवाल में पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको सवाल को एक्सप्लेन कर देता हूं। पढ़ दिया। सवाल में ये बोला कि अगर बॉडी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो जो वो वेवलेंथ है जिसे कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है, दैट इज 400 नैनोमीटर। अगर आपके पास में लैम्डा, अगर मैं उस बॉडी का टेम्परेचर 77 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो लैम्डा एम की वैल्यू कितनी आएगी, आपको निकाल के बताना है। क्लियर? सिंपल सवाल है, आप स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, मैं सवाल करने जा रहा हूं।
तो मुझे ये पता है लैम्डा एम मल्टीप्लाई टी क्या होता है, आपके पास कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू कुछ बी होती है, बी की वैल्यू मुझे नोन है। अब देखिए इनिशियल जब टेम्परेचर आपके पास में 27 डिग्री था, तो यहाँ पे 27 नहीं पुट करना है, यहाँ पे केल्विन में पुट करना है, 273 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस। खतरा मेंशन कर ले क्या, टेम्परेचर किसमें पुट करना है, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में पुट करना है। मल्टीप्लाई लैम्डा एम की वैल्यू कितनी है 400 नैनोमीटर इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो अब देखिए दूसरा केस में लैम्डा एम बोल देता हूं इसको, और उसमें टेम्परेचर कितना है 273 प्लस 77। अरे सही है ये बात, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई 400 मल्टीप्लाई दिस टेम्परेचर विल बी 300 लैम्डा एम। अच्छा यहां पे कितना बजट इज 350, इसको उड़ा दीजिए, यहां पे 7 आ गया। तो लैम्डा एम की वैल्यू जो आपके पास आ रही है 2400 डिवाइड बाय 7 नैनोमीटर। सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अगर मैं बोलूं इफ टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो बताइए लैम्डा कितना होगा, लैम्डा एम कितना होगा। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो बता सकते हैं लैम्डा एम कितना होगा। इसको करिए तो सिंपल सी बात है यार, दैट इज लैम्डा एम मल्टीप्लाई टी क्या है, कांस्टेंट है। तो कोई भी एक टेम्परेचर कोरस्पॉन्डिंग उठा लो, इनिशियल वाले कोरस्पॉन्डिंग उठा लेते हैं। लैम्डा एम कितना था, दैट इज 400 नैनोमीटर। टेम्परेचर कितना है आपका 27 डिग्री ना, दैट इज 300 केल्विन इज इक्वल टू, फाइनल वाले केस में लैम्डा एम निकालना है, टेम्परेचर कितना है आपके पास, दैट विल बिकम 270 दैट इज 373। क्लियर। तो यहां से जो लैम्डा एम की वैल्यू आई आपके पास दैट इज 400 मल्टीप्लाई 300 डिवाइड बाय 373 नैनोमीटर, बिकॉज पहले बार नैनोमीटर में था तो नैनोमीटर में आएगा। इसीलिए तो ऐसा होता है आपके पास, हम अगर देखते हैं तो जैसे जैसे अगर आप हीट अप करते हैं मैटर को तो उसके रंग बदलते रहते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप हीट करते हैं तो जो लैम्डा, जो मैक्सिमम लैम्डा निकल रहा है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और हर एक डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा पे आपके इसमें कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं, दैट इज विबग्योर, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे पढ़ते हैं आप। और इस वाले केस में अगर आप लैम्डा इंक्रीज करता है इस तरफ जाने से, तो अगर आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैसे क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू घटती जाएगी। सबसे पहले आपको रेड दिखाई देगा, फिर ऑरेंज दिखाई देगा, फिर येलो दिखाई देगा, फिर थोड़ा ग्रीन, फिर थोड़ा ब्लूइश, फिर थोड़ा इंडिगो, फिर थोड़ा वायलेट। तो अगर आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे जो लैम्डा निकल रहा है, उस जो लैम्डा निकल रहा है, तो वो लैम्डा जिसे कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो भी क्या हो रहा है आपके पास में चेंज हो रहा है। इस वजह से जब आप किसी मेटल को गर्म करते हैं तो वो कलर को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। क्लियर। तो वीज डिस्प्लेसमेंट लॉ सिंपल है और इंपॉर्टेंट है। एक बार जो जेईई में सवाल आया था मैंने आपको दिखाया भी, सिर्फ आपको कर्व बना के पूछ लिया कि बताइए कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है कौन सा टेम्परेचर कम है, तो उस तरीके के सवाल आपसे होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ आपको। कंडक्शन वाले पार्ट में जो हमने रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट बना के हमने जो किया था वैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। रेडिएशन में स्टीफन्स लॉ के सवाल पूछे जा सकते हैं, या फिर वीज डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये 3 जगह से सवाल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से ढंग से देख लीजिएगा, सवाल सिंपल है, एक बार आप प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।